तो पुरानी पेंशन को लेकर सियासी टेंशन, या आप कह सकते हैं पुरानी पेंशन नई टेंशन। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भाए, पार्टियां ओपीएस पर सियासत गरमाए। पुरानी पेंशन पर नया तनाव है। पुरानी पेंशन पर नया तनाव। दरअसल याद होगा आपको कि हरियाणा में ओपीएस को लेकर एक नई सियासी जंग छिड़ी हुई है। कर्मचारी सड़कों पर नाराजगी का इजहार किया और ये तस्वीरें उस नाराजगी की, लाठीचार्ज तक की नौबत आई। लेकिन हरियाणा में इस वक्त, पहले हरियाणा का ही जिक्र कर लेता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि ओपीएस में कुछ नया होने जा रहा है। हरियाणा में इस वक्त 1,74,000 सरकारी कर्मचारी हैं। ऐसे में मसला सियासी है। अब 1,74,000 कर्मचारियों का नजरिया अगर देखें और समझें तो एक परिवार में औसतन 4 से 5 सदस्य लगा दीजिए और फिर 2 लाख से 5 को गुणा कर दीजिए। इतना वोटर है कम से कम। मसला सियासी है। अब लोकसभा से ठीक पहले यह बवाल हुआ। चुनाव है, ना सिर्फ लोकसभा के बल्कि उसके बाद विधानसभा के भी। अब खट्टर सरकार ने किया क्या कि उस तरह कमेटी का गठन कर दिया, जिसकी पहली बैठक 3 मार्च को होनी है चंडीगढ़ में। मगर ओपीएस की कहानी यही खत्म या शुरू नहीं होती है। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड ओपीएस की बहाली की मांग और सियासी दाव। वहां के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम ओपीएस के तहत आगे बढ़ेंगे। मगर इस बीच वित्त मंत्री का एक बड़ा बयान आया। कहानी में एक और ट्विस्ट। जहां एक तरफ गैर भाजपा शासित राज्य ओपीएस की बहाली की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 टूक साफ शब्दों में कह रही हैं कि किसी भी राज्य को एनपीएस फंड नहीं मिलेगा। यानी ओपीएस लागू करने के लिए एनपीएस का फंड चाहिए और वो फंड केंद्र से नहीं मिलेगा, क्योंकि वित्त मंत्री का कहना है कि वो फंड कर्मचारियों का पैसा है, उस पर उनको ब्याज मिल रहा है और रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को वो पैसा मिलेगा। यानी कि पेच फंस गया। राज्य सरकार के हाथ कुछ है नहीं, यानी राज्य सरकार के हाथ आएगा नहीं तो यह असंभव दिखाई देता है। एनपीएस का फंड कर्मचारी ट्रस्ट के बीच एक समझौता है, सरकार यह बता रही है। और वित्त मंत्री कह रही है कि वित्त हालात अगर ठीक हो तभी स्कीम चलाओ। योजना के लिए पैसे आपके पास हो तभी योजना लाओ। अब एनपीएस और ओपीएस का एक और छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको। जैसे कि राजस्थान 35,000 करोड़ का बकाया केंद्र पर, 17,000 करोड़ सिर्फ छत्तीसगढ़ के, हिमाचल के 7,500 करोड़ और ऐसे ही झारखंड के। यानी पेंशन पर अब एक ये नई राजनीतिक टेंशन है। राज्य बोले करेंगे, केंद्र बोले पैसा नहीं। पुरानी पेंशन जिन्होंने वादा किया अब वो भी दे पाएंगे या नहीं, यह भी एक अहम सवाल खड़ा हो गया। अब हरियाणा का मसला ही, जहां पर खट्टर सरकार कह रही है कि उस तरह कमेटी का गठन करेंगे, बैठक होगी उस तरह। और महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे, यानी कि जो एनडीए के घटक दल हैं, अब तो शिवसेना शिंदे गुट वाली हो गई है। और इतना ही नहीं, हरियाणा में जेजेपी दुष्यंत चौटाला वो भी इस पक्ष में है।
यानी कि बीजेपी एनडीए के भीतर ही चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। पेच फंस गया। पहले ये दो बयान सुनिए हरियाणा से ही, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मसला राजस्थान लगातार मांग कर रहा था अशोक गहलोत, और फिर उसके बाद उन्हें ये झटका लगा। अशोक गहलोत और हुड्डा जो कि पूर्व सीएम है हरियाणा के, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। एनपीएस लोगों को स्वीकार नहीं है, इसका नुकसान है, तब तो गलती सुधारनी चाहिए। जब वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त में ये लागू हुआ था, उस जमाने सब सरकार, हमने भी, सबने उसको स्वीकार किया, पर जो अनुभव बताता है कि इसमें किस प्रकार से शेयर मार्केट के आधार पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, उसके ऊपर कर्मचारियों को उनके भरोसे छोड़ नहीं सकते, तब सुधार करने में क्या दिक्कत है। हमने पहल करी तो 4-5 राज्य तो आगे आगे हैं। अभी मैं देख रहा था हरियाणा के अंदर, वहाँ के मुख्यमंत्री कमेटी बना रहे हैं और कह रहे हो सकता है जल्दी लागू कर दें। ये इनके हालात है इनके। हिमाचल से भी सबक नहीं लिया इन्होंने अभी तक। मेरा मानना है कि स्पष्ट तौर से ओपीएस लागू करना चाहिए। लाखों कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत सरकार और राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी है सुख और दुख के अंदर। जो व्यवहार है सरकार का, लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहते हैं। कभी लाठियों से, गोलियों से सरकार नहीं चलती है। आपने देखा पिछली कोई भी बात होती, कोई अपना अधिकार मांगने के लिए आता है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और निदान करना चाहिए। ये बड़े उसकी बात है, और मैं इस बात से बहुत दुखद है ये बात कि कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके ऊपर ऐसी जो है बर्बरता से लाठीचार्ज की गई है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। हमने तो कहा, हमारे कांग्रेस को मिलता, हमने तो क्या रखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जैसे राजस्थान में कर दी है, हिमाचल में सरकार बनते कर दी। तो साफ है कि कांग्रेस ने एक राजनीतिक हथियार के रूप में अब पुरानी पेंशन को केंद्र को नई सियासी टेंशन देने का जरिया बना लिया है। लेकिन इसको लेकर भी कई सवाल हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। देवेंद्र प्रमुख साहब हमारे साथ बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। अमलेंद्र त्रिपाठी जी कांग्रेस के चेहरे हैं, युवा चेहरे, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर उपासना सिंह हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, और कुछ ही देर में संजीव निगम जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उपासना जी मैं आपसे साथ करना चाहूंगा राजनीतिक तू मैं के इतर। यह मसला सियासी नजरिए से अगर देखा जाए तो केंद्र के लिए कितनी बड़ी टेंशन है और उनके लिए कितनी बड़ी टेंशन है जिनके दिलों की धड़कन लगातार बढ़ती और कम हो रही है। एक कहते हैं कि हम लागू करेंगे ओपीएस, केंद्र कुछ और कहता है, राज्य कुछ और कहते हैं। राजनीतिक नजरिए से जरा समझाइए कितनी बड़ी टेंशन है राजनीतिक दलों के लिए। देखिए, ये सभी के लिए बन जाएगी, ये समस्या बहुत भयावह रूप लेगी, क्योंकि इसमें जो आम जनता है, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, और आज भी हमारे देश में सरकारी नौकरी का मतलब होता है पेंशन, रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन। तो उसके लिए ही लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं। और अगर सुरक्षित बुढ़ापा, सुरक्षित आपका आखिरी दिनों का इंतजाम सरकार नहीं कर पाती है, तो फिर सरकारी नौकरी में जाने का मतलब क्या है। और जिस तरीके की ये माहौल हो रहा है इस समय सरकारी नौकरियों का, आप चाहे तो अग्निवीर का देखिए, वहाँ पे भी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। और जो लोग पहले कर चुके हैं उनको अगर सरकार वादा करके पीछे हटती है तो ये वादा खिलाती है, और केंद्र के लिए और राज्य सरकारों दोनों के लिए ही मुश्किल होगा जवाब देना कि अब इसमें आगे क्या रास्ता निकाला जाए। मुझे लगता है कि जो पुरानी पेंशन की मांग है, जो लोग पहले से रिटायर हो चुके हैं, उनकी मांग अपनी जायज है और सरकार को इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। इसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अमलेंद्र जी, पुरानी पेंशन बहाली की बात आप कर रहे हैं, वो बात अलग है कि अटल सरकार ने जिक्र किया और मनमोहन सरकार ने उसे लागू किया, ठीक। लेकिन आज सियासी करवट कुछ और, ऊँट कहीं और बैठ रहा है, तो आपने कहा कि नहीं, ना,
मनमोहन जी ने जो सोचा था वो किनारे रखो, मसला सियासी होना चाहिए। लेकिन केंद्र कह रहा है कि फंड तो मिलेगा नहीं, तो लागू कैसे करोगे? देखिए, जो ओपीएस है सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके बुढ़ापे से जुड़ा हुआ है और उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ओपीएस उन्होंने खत्म किया था। उसके बाद अभी मोदी जी हैं, जहां भी इनके राज्य की सरकारें हैं, ये लोग इसको लगातार मना करते आते हैं। नहीं, अलमेंद्र जी पूरी बात बोलिए। देखिए मेरे साथ नहीं चल पाएगा, मैं पूरे फैक्ट्स के साथ। सपना अटल जी ने देखा था, लागू मनमोहन जी ने किया था, आप बोलिए। देखिए, और उस वक्त वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, जिन्होंने ये कहा था कि ये रेवड़ी है। आप बोलिए आगे। देखिए, वो उन्होंने उस वक्त कहा हो गया, उस वक्त क्या माहौल होगा या क्या नीड होगी, अच्छा, पी चिदम्बरम जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप, मुझे ये बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पी चिदम्बरम जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और हमारे गृह मंत्री भी रहे। अच्छा, तो मतलब अब वाली कांग्रेस जो है वो मनमोहन सिंह के वक्त जो थी वो इकोनॉमिस्ट थी, और आज जो है आप उनसे बड़े वाले इकोनॉमिस्ट हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज का एक तरीके से खंडन करता हूँ और ये तुलना का कोई सर तुलना आप कर रहे हैं, आप अधूरा फैक्ट्स रख रहे हैं। आलमेंद्र जी, आपने कहा कि अटल जी ने लागू कर दिया, मनमोहन सरकार नहीं, मोदी सरकार लागू करी है, तो पूरी बात बोलिए ना साहब कि नहीं उन्होंने किया और मनमोहन सिंह ने पूरा करके दिखाया। आपने पूरी बात रख दी। नहीं, मेरी बात मत रखिए, मेरी बात क्यों रखेंगे? जो फैक्ट्स है, जो इतिहास में दर्ज है, उसको बोलिए ना पूरी बात। आप मुझे घुमा रहे हैं। मैं खुद को संबंध करता हूँ, आगे मैं बोलता हूँ इस चीज को जी। कि उसके बाद अभी अन्य राज्यों में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लेके आई, 2019 का चुनाव था, उसके मैनिफेस्टो में था कि हम पूर्ण रूप से ओपीएस की बहाली करेंगे। उसके अलावा जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, या जहां भी अभी आगामी चुनाव है या जहां नहीं भी है, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ चीज आ चुकी है कि लोगों की हक की लड़ाई लड़ने का कार्य कांग्रेस करेगी। देखिए अल्मेंद्र जी, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। जी जी जी। केंद्र सरकार दो टूक यानी कि वित्त मंत्री ये कह रही हैं किसी भी राज्य को एनपीएस फंड नहीं मिलेगा। वो फंड जो है वो कर्मचारियों का पैसा है, रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को मिलेगा, राज्य सरकार के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो फिर आप इसे कैसे लागू करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। चलिए मैं आपको इस बात से पहले जवाब दे दूं कि केंद्र सरकार भी 1-1.5 साल की मेहमान है, उसके बाद जाने वाली है, और जो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिए, ये इनके सत्ता का घमंड को दर्शाता है कि ये देंगे नहीं। अरे भैया, सरकार के लोग हैं, सरकार आपकी है, आप कुछ भी कर सर, वो एनपीएस फंड कर्मचारी ट्रस्ट के बीच एक समझौता है। जी जी, एक समझौता है, वो उसका जिक्र कर रही है। समझौता नहीं, एक स्पष्ट रूप से है कि ये उनके हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई के लिए सरकार को एक कदम आगे आके इसको स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी स्वागत से उस कदम को बढ़ाती है। लेकिन जैसे हरियाणा में लाठीचार्ज किया गया, उत्तर प्रदेश में भी पहले प्रदर्शनों को इस तरह से दबाया गया, तो ये इनकी तानाशाही रवैया को दर्शाता है, और कैसे घमंड है उस चीज को दर्शाता है कि कैसे ये लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं। ये लोग हमेशा अपना पैसा या जो आम आदमी का पैसा है, कर्मचारियों का पैसा। आपको लगता है ये ओपीएस का मसला जो है वो केंद्र सरकार और खासतौर पर मोदी सरकार की कमजोर नब्ज है, इसको दबाया जाए? नहीं, बिल्कुल, कमजोर नब्ज के अलावा लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत है, और देश में लागू होना चाहिए पूर्ण रूप से। मैं प्रमुख साहब के पास जाऊं, लेकिन उपासना जी, ये कौन सी राजनीति है? जब मनमोहन सरकार थी तब इनको रेवड़ी दिखाई देती थी, और आज जो है वो कर्मचारियों की जरूरत दिखाई देती है। मैं समझा नहीं। देखिए, राजनीतिक दलों का जो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है वो एक अलग बात है। वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं इस समय यही कहूंगी कि जो आम जनता है वो त्रस्त है, और उनको जरूर केंद्र सरकार का दायित्व है कि उनको सहायता दे, उनके लिए कुछ सहूलियत दे, क्योंकि इस समय देश में जिस तरीके का माहौल है, एक फाइनेंशियल आर्थिक जो जिसे कहते हैं ना, इमरजेंसी टाइप से माहौल है हर तरीके का, जो हम लोग कर रहे हैं कि व्यापारियों को हम लोग देख रहे हैं। मैं इसी बात पर अड़िग हूं कि भाई जब ये कह रहे हैं कि हम लागू कर देंगे, पैसा होगा नहीं, तो फिर ये लागू कैसे होगा? आपने कर्मचारियों को सपना दिखा दिया कि नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, ओपीएस है, लागू हो गया, समझो हमने कर दिया। लेकिन जब मिलेगा नहीं तो फिर लागू कैसे हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि केंद्र कुछ और कह रहा है। वही चीज है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बैठ के एक समन्वय का रास्ता निकालना पड़ेगा,
नहीं तो ये आंदोलन सड़कों पे आएगा और ये जो स्थिति है दिन पर दिन बहुत ज्यादा विभत्स रूप लेगी। धर्मेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी देखिए, केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है कि ऐसा घमंड से भरा जवाब दिया है। जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है, इनको देना पड़ेगा। सत्ता में है, अच्छी बात दे दीजिए, आपका एहसान मानेंगे, नहीं तो आने वाले चुनाव में यही लोग वोट कराते हैं, यही लोग वोट भी करते हैं, तो ये सरकार बनाना जानते हैं, उसका हटाना भी जानते हैं, तो आपको सरकार से हटा दिया जाएगा, सत्ता बदलेगी तब आएगा। और पैसा कर्मचारियों की सैलरी से, तनख्वाह से काटा गया है, तो आप क्यों नहीं दोगे? जब राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो मांग करते हैं इन चीजों की, तो बिल्कुल इनको देना चाहिए। ये इनकी नैतिकता भी बनती है और इस वक्त की जरूरत भी है। आने वाले समय में इस चीज को कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लेके जाएगी। जैसे हरियाणा में लाठीचार्ज, अभी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान सुनाया कि वो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो लागू करना चाहिए इनडायरेक्टली। आप कमेटी बनाओ, कमेटी क्या रिपोर्ट देगी? आज तक आपकी जितनी कमेटियां हरियाणा की बनी, एक भी रिपोर्ट लेकर आई, बताइए। तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसको सिर्फ घुमाना चाहती है, कैसे किसी अन्य मुद्दे पे इसको फंसा दे ताकि ये मुद्दा झट जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, एक बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, तब वो सेवा में आया, तो वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना भी जानता है। और हर तरीके से अभी आपने देखा कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जो हमारे अर्धसैनिक बलों हैं उनकी पुरानी पेंशन की बहाली कर दी। तो धीरे धीरे अभी एक लहर जगी है। तो कांग्रेस के एक उठाया हुआ एक मुद्दा है, लोगों की हक की आवाज है, तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक विकराल रूप लेगी और जन जन तक बात पहुंचेगी और लोग अपने हक के लिए स्वयं खड़े होकर लड़ने का कार्य करेंगे। कितने अच्छे अच्छे सियासी परिवर्तन बोलते हैं आप, है ना? परिवर्तन नहीं, सच्चाई है। नहीं, मैं सच्चाई, सत्ता के अहंकार का मतलब समझते हैं। जी बिल्कुल। उनके इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, मैं बता देता हूँ, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। जी। जो 84 के दंगे हुए थे और तो की चल रही है, आप इंदिरा जी पे पहुंच गए। सत्ता के अहंकार की बात की तो मुझे कुछ याद आ गया। और हाँ, 84 के दंगे से याद आया, बहुत बहुत मुबारक हो टाइटलर साहब को, आपने जो है कांग्रेस की लिस्ट में है जगह दी है। खैर, अभी मैं उस विषय में प्रमुख साहब आपके पास आऊं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा निर्मला सीतारमण का बयान आया होगा, और प्रमुख साहब निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, मैं चाहूंगा प्लीज अपने सहयोगी से प्लीज प्ले करिए। को मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूं। जब सरकार के वित्तीय परिस्थिति ठीक है और वो उनके बजट के द्वारा कुछ स्कीम चला पाएंगे, उसको फंड कर पाएंगे, जैसे बिजली किसानों का कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, मैं उसको सही या गलत नहीं बोल रही हूं, मगर वो ऐसे स्कीम चलाए जिसका पैसा आप ही के पास है, आपके बजट में वो डालेंगे, असेंबली में पारित करेंगे, फिर उसको देते रहेंगे। अगर आपके वित्तीय हालात इतना अच्छा नहीं है और आप कुछ ना कुछ देते जा रही हो, उसका बजट में भी दिखा नहीं रहे, बाहर रख रही हो, बाहर से ऋण उठा रही हो और उसका पेमेंट किसी और तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे के वैसे छोड़ दे रही हो, बजट में उसका आइटम नहीं है, फिर कौन पे करेगा? उस नजरिया से फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला कि नो फ्री लंच, टैक्स के रूप में आप कमाओ या आपके दूसरे कमाई जितने भी है वो बजट में दिखाओ, दिखाने के बाद फैसला लो कि ऐसे मैं खर्च उठाऊंगा। कौन इसको नकार रहा है? मगर आपके असेंबली में तो कम से कम खुलेआम रखो, उसको पारित करो और पेमेंट उसके तहत करो। अगर ऐसा नहीं होता, बर्डन शिफ्ट किसी और को कर रही हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं है, जो कि आपने दिया वो वायदा आपने दिया, मगर बर्डन आपके ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर रही हो। ये बड़ी बात है। नरेंद्र जी सुना आपने? प्रमुख साहब, मैं आपको पूरा तसल्ली बख्श पूरा वक्त दूंगा, लेकिन जरा ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये दोनों हाथों में लड्डू चाह रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू चाह रहे हैं, लेकिन कहानी यह है कि एक लड्डू भी नहीं खा पा रहे। आप अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट कर रहे हैं। वित्त मंत्री ये कह रही हैं, आपने उसे ऐलान कर दिया लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। अब मामला यहां पे फंस गया, आपने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अलमेंद्र जी,
आ रहा हूं प्रमुख साहब, पूरा वक्त दूंगा आपको। इस चीज पे मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं। इनकी निर्मला जी का जो बयान आया उससे दो चीज स्पष्ट होती हैं कि प्रदेश, इन्होंने बोला कि उसके पास पैसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो जहां भी अभी वर्तमान में कांग्रेस है उससे पूरी बढ़ती सरकार भाजपा की रही है, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो। इसका मतलब क्या, इन्होंने जो प्रदेश था उसको कंगाल करके दिया। दूसरी बात कि इन्होंने एक बात कही कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आप उसको अपने उसे बजट में शो करिए। तो पैसा आप कर्मचारियों का काट रहे हो, उस पैसे को वापस करिए ना। टैक्स स्टेट लेती है, टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, तो टैक्स का शेयर वो तो आपको देना चाहिए ना। आप मनरेगा का भी काट रहे हो, उसके अलावा इधर भी इसको भी बजट कम किया जा रहा है स्टेट का, स्पेशली जो वो राज्य जो कांग्रेस शासित है। उसके अलावा इनके साथी है, चाहे अडानी हो, माल्या, उनके लिए अरबों रुपया वो लेके भाग जाए, लेकिन बेचारा सरकारी कर्मचारी उसकी 25-50 हजार पेंशन उसको आप देने के लिए मना कर रहे हो। मसला ओपीएस है, अडानी कहां से आ गया? साफ रूप से स्पष्ट होता है मसला ओपीएस है, हर सवाल का जवाब अडानी। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, एक मिनट, विजय माल्या, नीरव मोदी और अडानी, इनको लाखों रुपया दिया जा रहा है, लेकिन बेचारे कर्मचारी को 15-20-25 हजार। एक मिनट, किस सरकार में कौन कौन उद्योगपति बना है ना? ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने पार्टी के खर्चे पर चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, है ना? रुक जाइए एक मिनट प्रमुख साहब। प्रमुख साहब, मैं माफी चाहूंगा देर से आने के लिए, लेकिन मैं जरा चेहरे के नकाब के पीछे नकाब, नकाब के पीछे नकाब, नकाब के पीछे नकाब, उन नकाबों को उतारने में थोड़ा देर लग गई। मैं एक बात प्रमुख साहब, ओपीएस का मसला है तो मैं जरा कुछ तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, देश में ओपीएस को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा है, देश में ओपीएस को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जरा हरियाणा की तस्वीरें प्लीज जरा प्ले कर पाएं। और इन तस्वीरों को प्रमुख साहब मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हो, हल्का सा प्लीज ऑडियो दे दीजिए। और इन तस्वीरों के जरिए प्रमुख साहब जी तिलक सर, ये वही कर्मचारी हैं जिनके वोट से आप सत्ता में आए, उन्हीं के ऊपर वोटर कैनन, उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज। ओपीएस की मांग कर रहे हैं, आप लाठियां बरसा रहे हैं, क्यों सर? तिलक सर, ये जिस आज मुद्दे पर डिबेट है, गंभीर डिबेट है, और जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने क्लियर किया, ये बहुत गंभीर बात हो जाती है, क्योंकि अब इस पर कोई ज्यादा आदन प्रदान करना या अपनी तरफ से बात रखना, उसमें सिर्फ फंसने जैसी स्थिति आती है कि झूठ पर कोई चीज चलेगी नहीं, और जो सत्यता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से क्लियर किया है, बजट के बारे में सारी चीज को ओपन कर दिया, एक एक सब खोल कर दिया। दूसरा, सरकार जिस तरह से आज जिन परिस्थितियों में चल रही है, आज उसके अनुसार कई चीज देकर वित्त जो है वो सबसे बड़ी चीज है, वो क्लियर कर रहे हैं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अभी हमने बहुत एक बजट का सामना किया है, कई चीजों को लेकर उनमें किसान से लेकर सम्मान निधि से लेकर जितने कार्य हैं, जो हमारे यहाँ बड़ी संख्या में गारमेंट सर्वेंट भी नहीं है, गारमेंट जॉब भी जिनकी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, उसके हिसाब से भी वित्त जो है इसमें उनकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद फिर प्रदेश सरकारों को ये चीज कही भी गई है, छूट भी दी गई है। क्या ओपीएस को लेकर बीजेपी फंस गई है? नहीं, देखिए, फंसने वाली स्थिति इसलिए नहीं कहूंगा तिलक सर मैं कि जो चीज स्पष्ट होगी, जब आप स्पष्ट बोल रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो फंसने वाली स्थिति नहीं है। आज हमारे कुछ साथी बता रहे हैं, कभी अडानी पे ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं डिबेट को, लेकिन भागना नहीं चाहिए। जब डिबेट जिस मुद्दे की हो, जहां हमें मुकाबला करना हो, चीज का मुकाबला करना चाहिए। अब इसमें किसकी क्या गलती रही है, आप राजनीति का आपने वो चीज क्लियर कर दी। नहीं, अडानी के विषय पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं ओपीएस को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ ओपीएस को लेकर बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए ना। आप लोगों का स्टैंड क्या है? तिलक सर, मेरे स्टैंड की आज इसलिए ज्यादा मैं उस पर गंभीरता से सारी चीज जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री की सरकार की तरफ से बात आई है, तो वो ओपन हो रहा, सारी जनता देख रही है उसको,
और मैं एक छोटा आदना कर्मचारी कार्यकर्ता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा कोई डिसीजन होगा, मैं पार्टी की उसी बात को आपके सामने पेश करने का प्रयास डिसीजन करता तो हूँ। यही है ना कि आप न्यू पेंशन स्कीम पर अड़े हुए हैं, लेकिन हरियाणा में फिर आखिरकार वो कौन सी ऐसी वजह है, हरियाणा की बात कर रहा हूं, जहां पर फिर 3 मार्च को उस स्तरीय बैठक की बात की जा रही है? जब लागू ही नहीं होनी तो फिर बैठक क्यों? और दूसरी बात ये कि जब ना एक मिनट, और उसी सरकार में जिसकी सत्ता की चाबी जेजेपी के पास है, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं इसे लागू करो, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे फिर ये बात क्यों कह रहे हैं कि ओपीएस को लेकर वो स्टैंड ले? ये तो आप ही के घटक दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, तो इसका मतलब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे ओपीएस को लेकर। इसमें एक ये ऐसा पॉइंट है तिलक सर, डिबेट्स को बहुत बुद्धिजीवी लोग भी देखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है खाली तालियां पड़ती है। ये इतना मैंने शुरू में व्यक्त किया, बहुत गंभीर विषय है, और ये 135 करोड़ लोगों की बात है। कोई देश का ऐसा खाना नहीं बचता जिसमें जिसको टच नहीं करता, कोई प्रदेश हो, कोई पार्टी हो, कोई राजनीतिक मामला हो। ये जिस तरह से आपने हरियाणा का जिक्र किया, मैं उससे बच छोड़ ही रहा हूँ। अगर हरियाणा को लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है और इस पर जनता के लिए सरकार बनी है, या अब शिंदे का जिक्र किया उससे भी मैं नहीं बचता, उन्हें लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो गंभीर है, वो भी तो सारी चीज के लिए तैयार है। आप हरियाणा का ही जिक्र कर रहे हैं। नहीं, आज खट्टर जी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ रोज पहले पता क्या कह रहे थे खट्टर जी? सुनाऊं आपको, सुनेंगे सर? हो सकता है कि आपने कांग्रेस में अभी ये चीज क्लियर कर दी, मुझे मत सुनाइए कि वो पहले क्या कर रहे थे, वो स्थिति कुछ और थी जब मनमोहन सिंह जी ने ये चीज लागू की। नहीं, जब राजनीति थी, आज राजनीति नहीं है। नहीं प्रमुख साहब सुन लीजिए ना, खट्टर जी नहीं, खट्टर जी क्या कुछ कह रहे थे, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज खट्टर जी का कुछ दिन पहले वाला बयान सुनाइएगा, जो थोड़ा पुराना बयान है, ज्यादा पुराना नहीं है। ओपीएस को लेकर उनकी क्या सोच थी खट्टर साहब की? भले ही आप कह रहे हैं कि बैठक करेंगे और उस स्तरीय बैठक में फैसला होगा, लेकिन उस वक्त क्या सोच थी? व्हाट्सएप वाला मसला भी है, सुनिए। अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है, और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी हैं केंद्र के, नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा, और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। प्रमुख साहब सुना आपने क्या कह रहे थे खट्टर जी? उनके पास किसी का व्हाट्सएप आया था, कह रहे दिवालिया हो जाएगा 2030 तक, तो फिर ये बैठक क्यों कर रहे हो? और वो कह रहे कि जब केंद्र तय करेगा सब कुछ तो फिर ये बैठक क्यों? ओपीएस क्या ओपीएस का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं आप? मुझे तो एक चीज अच्छी लगी खट्टर जी की, एक चीज जो उन्होंने अपना स्पष्ट किया। कभी कभार स्पष्ट व्यक्ति कोई भी हो, आम नागरिक हो सकता है, राजनेता हो सकता है, बड़ा कोई अधिकारी भी हो सकता है। उन्होंने अधिकारी का भी अपना जिक्र किया कि मैंने देखा है, और उन्होंने सर्वे किया, किसी अधिकारी का नाम लिया है कि देश को इस चीज का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। अलग अलग सर्वे है। तो मैंने ये कहा ये इसीलिए गंभीर मुद्दा है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत गंभीरता से काम करना चाहेगी, और हर राज्य का ओपिनियन अलग अलग तरीके से होकर आना चाहिए कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अदर्स और पार्टी की सरकार है। अभी तो बड़े कलाकार आम आदमी जैसी पार्टी बैठी है जो बड़ी कलाकारी करती है राजनीतिक, उसमें वो भी इस पर कोई ना कोई चीज लेकर। क्यों उन्होंने पंजाब में लागू नहीं किया क्या? नहीं, मैं पंजाब में भी करूँ, दिल्ली में भी मैं कहता हूँ कि दिल्ली में भी, यानी कुल मिला के आप मुझे ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में ओपीएस नहीं लागू हो सकता? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये मेरा कुछ हो नहीं सकता। पार्टी का ये कोई बयान नहीं, मेरा कोई बयान नहीं, और व्यक्तिगत तौर पर अगर कहना चाहे तो अगर जरूरत है तिलक सर, और वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, जैसे उपासना सिंह जी ने कहा था कि उनका कहना था कि ये जो बुढ़ापा जो होता है, जो लास्ट के समय होता है, व्यक्ति को उम्मीद होती है कुछ नहीं, सबको हक है, सबको हक है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इसी हक की बात करूंगा। कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और
बहस नहीं, चर्चा बहुत गंभीर विषय है, इसलिए पुरानी पेंशन नई सियासी टेंशन। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो पुरानी पेंशन नई टेंशन, सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जरा मुझे आप ये समझाइएगा, ब्रेक से पहले तो प्रमुख साहब ने क्लियर कर दिया कि भाई फैसला केंद्र ही करेगा, तो बिना केंद्र की सहमति के या सहयोग के आप ओपीएस कैसे लागू कर सकते हैं? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान 35,000 करोड़, छत्तीसगढ़ 17,000 करोड़, हिमाचल 7,500 करोड़, कैसे देंगे पेंशन? आपने अभी एक बयान सुनवाया था, मैं आपकी जो सवाल पूछा इस पे भी आऊंगा। पहले मैं आता हूं जो अभी बयान खट्टर जी का आपने सुनवाया था। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता खट्टर जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने एक बयान अभी कुछ दिन पहले दिया था और कल का बयान दिया है। दोनों में कितना अंतर है आप खुद देख लीजिए। उसके अलावा उन्होंने एक बात उसमें कही थी कि राजस्थान भी लागू नहीं करेगा, तो एक उन्होंने झूठी बात फैलाई, राजस्थान लागू कर दी है। तो एक चीज से साफ साफ स्पष्ट नहीं, लागू करना और उस पर इम्प्लीमेंट होना अलग अलग बातें हैं। पूरी बात बोलिए ना धर्मेंद्र जी, आप भी पूरी बात नहीं बोल रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने अभी बोला तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का बयान पिछले 1 महीने के अंदर कैसे बदलता है, वैसे ही निर्मला सीतारमण जी का बयान बदलेगा जब सरकारी कर्मचारी सड़कों पे आएंगे अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो इनका बयान बदलेगा। आप भड़का रहे हैं। 1-1 रुपया राज्यों को देना पड़ेगा। देखिए, केंद्र सरकार करता होता है, मुखिया होता है, एक घर का मुखिया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, तो आप भड़का रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है उनके हक के लिए। सड़क पर उतरना, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना तो भड़काना थोड़ी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे अपने हक के लिए धरना देना, प्रदर्शन करना। गांधी जी सड़क पे उतर के अपने हक की लड़ाई ली थी, दांडी मार्च हो चाहे सहयोग आंदोलन हो, सड़क पे उतर आए, तो ये भड़काना नहीं है और कोई विद्रोह भी नहीं है। और सोच के लिए कितना भयावह है कि बेचारे सरकारी कर्मचारियों को कैसे लाठी प्रमुख साहब, संगीता भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रमुख साहब, महिलाएं थी, वो ये कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री 1 महीने पहले कुछ बोलते हैं, 1 महीने बाद कुछ और बोलते हैं ओपीएस को लेकर। आप खुद कंफ्यूज हैं। जब कभी प्रत्यक्ष होता है तो सिर्फ प्रमाणित करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अच्छी बात है, कांग्रेस आज जोश में है। आपने क्वेश्चन दिया कि उन्हें सड़कों पर आना है, विरोध दर्ज कराना है, 2024 में कोई चीज तय करनी है। इतने उसके घटक बल जो मिले हुए हैं, अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई फेस है, कोई लीडर है माननीय मोदी जी के सामने 2024 में खड़ा हो जाए। और जिस तरह से पेंशन की राजनीति हो रही है, मैं इस पर बोलता हूँ 24 नजदीक है, ओपीएस को लेकर टेंशन नहीं है आपको? आपको लगता कि मुद्दा बन रहा है? टेंशन नहीं है, हमें इस बात की खुशी है कि समय से कोई चीज हमारे सामने आ रही है और समय रहते हुए उसका इलाज करना हमारा काम है। इलेक्शन उसका इलाज होगा। आप पूरा प्रयास करें। हम एक चैलेंज के तौर पर कह रहे हैं कि सड़कों को छोड़िए, आप जो काम करते हैं वो करिए। जो इलाज मतलब जैसे हरियाणा में हुआ इलाज, वैसे आप जो काम करते हैं ये चीज नहीं है। ये चीज नहीं है जिस तरह से आप बैठकर इस तरीके की बात करें कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सरकारी संपत्तियों को जलाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सरकार को हिलाना। भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी लोगों को सद्भाव से प्यार मोहब्बत फैलाती है। भारत जो यात्रा है, लेकिन ऐसी पार्टी फैलाने का कार्य करती है कि ब्राह्मणों ने जातियां दी, कभी वो बिहार लाके कहते हैं हमारा रक्षा कदम कर देंगे। तो ये लड़ाने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है और आगे भी, क्योंकि सत्ता का एक जरिया है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाने का, ये कभी भी जनहित के मुद्दे कभी भी महंगाई की बात नहीं करेंगे, कभी भी रोजगारी की बात नहीं करेंगे। आज ओपीएस है, कितने नर्वस हैं आप। अभी अडानी का होता लेकिन ओपीएस का भारतीय जनता पार्टी वाले किस हो गए? अरे 1947 से लेकर देश को जलाते ही पा रहे थे, 1947 में देश में कोई नहीं बनती थी और भारत में हेलीकॉप्टर ये भी नेहरू जी कांग्रेस की देन है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में खाना खाने का अनाज भी भारत के पास नहीं था।
संगीता जी। की देन है। एक मिनट कांग्रेस के एक मिनट संगीता जी, वित्त मंत्री ये कह रही है ओपीएस को लेकर जो ये पूरा का पूरा विवाद उठ रहा है कि राज्यों को एनपीएस का फंड नहीं मिलेगा, वो फंड कर्मचारियों का पैसा है, उस पर कर्मचारियों को ब्याज मिल रहा है, रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को पैसा मिलेगा और राज्य सरकार के हाथ में नहीं आएगा, वो असंभव है। और ये क्योंकि कर्मचारी और ट्रस्ट के बीच समझौता है, योजना के लिए पैसे हैं आपके पास तभी लाइए। समझ में आया आपको? यानी कि आपने भी जो पंजाब में कहा वो पता नहीं हो पाएगा या नहीं, असमंजस की स्थिति है। देखिए तिलक भाई, अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। जब देश काल परिस्थितियां बदलेंगी तो कई बीजेपी ये ना कहने लगे कि ओल्ड पेंशन लागू कर रहे हैं। अभी आप देखिए 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, जब जमीन पैरों के नीचे से खिसकती नजर आएगी तो यही निर्मला सीतारमण जी ही बोलेंगी कि नहीं भाई, जिस तरह से किसान आंदोलन हमने देखा, जिस तरह से आंदोलन पे आंदोलन हमने देखे और फिर इनके स्टेटमेंट भी बदलते देखे, कानून वापस लेते भी देखे, वही अब आगे भी होगा। क्योंकि इन्हें ओल्ड पेंशन को चुनावी मुद्दा बनाना होगा तब। तो आप नहीं बनाएंगे चुनावी मुद्दा? बात करेंगे। देखिए हम तो आप क्या राजनीतिक सत्संग करेंगे क्या? हमने ये नहीं कहा ना कि हम चुनाव के समय ही बात कर रहे हैं। हमने पंजाब में जो योजनाएं हमें चाहिए थी हमने बात की और लागू कर रहे हैं। हमने पंजाब में कहा, हम तो आज भी कह रहे हैं तिलक भाई कि हम अगर आएंगे तो आपके पास योजना लागू करने के लिए पैसे नहीं है। पंजाब पे कितना कर्ज है मालूम है आपको? देखिए बिल्कुल तिलक भाई, मुझे पता है। जब हमें सरकार वहां मिली, जनता ने जब सत्ता सौंपी तो 3000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज पंजाब सरकार के ऊपर था। तो वो कर्ज किसने किया? पहले किसकी सरकार थी वहां? उन्हीं के द्वारा दिया गया वो कर्ज है और लगातार हम उस कर्ज को कम करने का काम कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि 24 में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम? देखिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तो वो जब मुद्दे हैं तो ओल्ड पेंशन भी एक बड़ा मुद्दा है। 24 मैडम ऐसा नहीं है ना कि ये बेरोजगारी, महंगाई और क्या क्या बोला आपने, ये सब 19 में भी मुद्दे थे ना, 22 में भी यूपी में मुद्दे थे, यही मुद्दे थे। बिल्कुल मुद्दे थे, लेकिन तिलक भाई काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैडम यही आपने 14 में भी कहा था, यही 17 में कहा था, यही 19 में भी कहा था। देखिए 5 साल के लिए आए। ओके प्रमुख साहब, जल्दी से फिर उपासना जी आपके पास आ रहा हूँ। 10 साल के लिए आ गए, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं फिर कहूंगी, जनता ने देख लिया, अडानी जी को देने के लिए इनके पास पैसे हैं, उनका करोड़ों का लोन माफ करने के लिए पैसे हैं, जो यहाँ से चले जाते हैं। प्रमुख साहब प्लीज जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर उपासना जी आपके पास। संसद में बैठ के माफ कर सकती है, लेकिन ओल्ड पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई कम करने के लिए पैसे नहीं है। हमारा आपका लोन तो माफ नहीं होता, अडानी जी का लोन माफ हो जाता है। तो भाई ये जो मित्रता निभाई जा रही है लगातार, अब वो जनता भी देख रही है। तो इस जनता जो है जवाब देगी इस बार तिलक भाई, आप देख लीजिएगा। प्रमुख साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आ रही है कि मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने, अच्छी बात है, हमारी बहन जी ने बड़ा बढ़िया कह दिया। ये अब आपके लिए होने वाले हैं प्रमुख भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 10 साल बहुत आप सपनों में नहीं थे, हकीकत जनता ने आपको दिखाई, सपनों से उबारा, हकीकत में लेकर आए, लेकिन आपने उस हकीकत को कैसे निस्तो नाबूद किया ये भी जनता ने देखा है। तो अब वो नहीं होगा। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, आप सुन लीजिए मेरी बात। जैसे मैं सुनता हूँ आराम से आप सुनिए। आपने पंजाब का नाम लिए तो 3000 करोड़ की बात मत करिए, आप उसका पूरा गान देखिए, बहुत स्थिति खराब है। आप बहुत नीचे हैं, 3000 नहीं। और दिल्ली जो है ना, वो देश में नहीं विश्व में इतना बुरा हाल हो चुका है कि गिनती करें ना 2 करोड़ की आबादी तक कितना कर्ज है दिल्ली पर, जिसे विकसित राज्य गुजरात का भी बता दीजिएगा प्रमुख भाई, जहाँ ये तुम्हारी रेडियो के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम अपनी स्थिति खराब नहीं करेगी। आप राजनीतिक लाभ लेने हैं, अपने बल पर लीजिए। आप पेंशन जो है मंत्रियों की बंद कर दीजिए, राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए किसी को, आप बिल लेकर के आइए, आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। आप सांसदों की, मंत्रियों की पेंशन बंद कर दीजिए फ्री कर और जनता को समझ रहे हैं कि आप अपने कई लाखों करोड़ रुपया जो होर्डिंग से लेकर उसमें खर्च कर रहे हैं, वो सरकार कहीं से वहन करेगी। वो कर्ज आपके राज्य पर जो बढ़ रहा है वो कारण आपका है, आपकी रेवड़ियां जो बढ़ रही हैं, उन रेवड़ियों को जनता समझती है। कुछ लोगों के पल्ले रेवड़ी बढ़ती है। दिल्ली में बिजली की हालत ये है
कि जो हमारे मित्र दोस्त अपने परिवार में रह रहे हैं ना, तो 200 यूनिट, जो 200 यूनिट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उन 4 गुना लोड ज्यादा है। तो सच्चाई निकल कर आती है तो जमीन निकल जाती है। एक बेचारा रिक्शा वाला, ये उसको कितना हो रहा फायदा मुझे पता नहीं, या खामचे वाले को कितना हो रहा है, लेकिन अच्छा एक बात प्रमुख साहब, वो पीस चुका है। प्रमुख साहब, आपको राज्यों का कर्जा दिखाई देता है, केंद्र का क्यों नहीं दिखाई देता? राज्यों को आपने कहा पंजाब का कर्जा देखो, राजस्थान का कर्जा देखो, छत्तीसगढ़ का कर्जा देखो, या झारखंड का कर्जा देखो। एक मिनट संगीता जी, एक मिनट। 2014 में केंद्र सरकार पर 52 लाख करोड़ का कर्जा था, ठीक? 2014 में 52 लाख करोड़ का कर्जा था, और अब 147 लाख करोड़ का कर्जा है। तो फिर कर्जा लेकर तो घी तो आप भी पी रहे हैं। मैं इसका तथ्य दूंगा आपको। ये आपने कहा कि ये केंद्र में कर्जा क्यों बढ़ा, आप 2014 के बाद की जो परिस्थिति देश वाली है उससे 100 वर्ष पहले तक गिरी है। ये जो कोविड काल था ना, वैश्विक महामारी, इसमें फ्री वैक्सीनेशन में कितने लाख करोड़ रुपए और कितना खाद्यान्न से लेकर कितने लोगों को सरकार को बहन करना पड़ा, व्यवस्था करनी पड़ी, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर, बॉर्डरों को लेकर, स्थिति को कहां से कहां तक। अच्छा, तो आपने विकास के लिए, अच्छा विकास के लिए आपने ये सब कर्ज लिया, और अगर विरोधी लेगा तो वो रेवड़ी बांट रहा है। नहीं, रेवड़ी बांट है, आप कोई भी चीज लेकर फ्री बांटो तिलक सर। अगर चार्ज में पैसे लेकर आप उन्हें कह देना कि मैं दान दे रहा हूं और किसी और को उसको ब्याज देना है, ठीक है, ओके। उपासना जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये कह रहे हैं कि भैया राज्य कर्जे में है, और केंद्र सरकार ये कह रही है कि भाई वाहन हम करेंगे और क्रेडिट इनको चाहिए। उपासना जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि राजनीति में कोई भी घटना या कोई भी स्टेटमेंट बिना सोचे समझे लोग देते नहीं हैं। तो अगर ये ओपीएस का इशू अभी उठा है, खट्टर साहब ने उठाया है या और लोगों ने उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से उठ गया है और बिना सोचे समझे, बिना स्थिति का आकलन किए ये चीजें एकदम से बाहर आ गई है। मुझे जहां तक लगता है कि ये एक चुनावी मुद्दा बनेगा और इतना ज्यादा इसका आंदोलन बढ़ेगा, और धीरे धीरे करके इसके लिए बीच का कोई रास्ता इनको निकालना पड़ेगा। हो सकता है कल को कि केंद्र सरकार पूरा नहीं तो कुछ समझौता करे, कुछ झुके, और उस तरीके से जो इस वक्त आंदोलनकारी हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो भी पैसिफाई हो जाए और इसका एक चुनावी फायदा भी संबंधित पार्टियों को मिल जाए। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये अप्रत्याशित घटना है, सोची समझी की करी गई एक ये चीज है, जिसके लिए सारी ही सरकारें अपना अपना जिसे कहते हैं ना गेम प्लान लेके बैठी हुई है कि इससे क्या फायदा हमको होगा। यानी आपको लग रहा है कि ये मुद्दा तो बनेगा 24 में, मुद्दा बनेगा और इसका फायदा भी सियासती पार्टियां उठाएंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री या हमारे गृह मंत्री या कोई और बड़े संस्था जो है इसमें आए और फिर आके बीच में मध्यस्थता करे, तो इससे क्या होगा कि ये तो साफ है कि अब ये 24 में तो मुद्दा बनेगा बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप ओपीएस का जिक्र कर रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कर्मचारी को कब ओपीएस देंगे आप? मतलब खेल रहे हैं ना गेम आप भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गहलोत जी ने और भी क्यों कल फैसला आ जाएगा उसमें? स्पष्ट रूप से कहा है, गहलोत जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जैसे भी निर्मला सीतारमण जी का बयान है उसको लेकर गहलोत जी ने कहा, उसके पहले उन्होंने एक स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस ओपीएस की बहाली में पूर्ण रूप से पक्ष में है, कोई भी इसमें संदेह की बात नहीं है 1% भी। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस हमेशा से चाहती है और आज भी चाहती है कि उसकी बहाली हो, अपने राज्यों में किया हुआ भी है। प्लीज अगर ऑडियो बढ़ा पाए तो। जी अलमिन जी जी अब आ रही है बस मेरी? जी बोलिए आप। जी तो गहलोत जी के जो उसके बयान आया निर्मला जी बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छी एजुकेटेड मंत्री है, शायद सबसे ज्यादा इनके मंत्रालय में, फिर भी वो ऐसे बयान देती है तो बड़ा इग्नोरेंस की फील आती है उनमें से। कभी कभी उनके बयान आते हैं तो प्याज नहीं खाती इसलिए प्याज महंगा है, तो ऐसे ही बयान देगी, बाद में एक समझौता हो जाएगा। अभी जो हमारी साथी प्रोफेसर ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे चुनाव पास में आएगा ना, इनकी इंटरनल रिपोर्ट आएंगी तो खुद बैक फुट पे आ जाएंगे। इन्होंने बहुत सारी चीजें पूर्व में भी इन्होंने ऐसा काम किया है कि पहले तो बोले नहीं कतई वापस नहीं आएगा, बाद में जब पे दबाव पड़ा तो वापस कर लिया इन्होंने।
और कांग्रेस की एक स्पष्ट इस पे एक राय है कि हम ओपीएस की बहाली करेंगे, क्योंकि जनता का हित सर्वोपरि ये कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से रहा है। और कैसे किया जाएगा, ये एक न्याय योजना थी, उसी के तरीके से जैसे न्याय के लिए लोगों ने पूछा कि कैसे ला देंगे भैया, कहाँ पैसा लाओगे, तो जब ये चीज इम्प्लीमेंटेशन में आती है तो उसमें वर्किंग होती है, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्टडी होती है, बहुत ज्यादा निकल के आता है कि पैसे है नहीं तो लागू कहां से कर दोगे? जी, मनमोहन जी ने कुछ कहा था, भूल गए क्या? पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। नहीं, बिल्कुल मनमोहन जी ने कहा था, और अभी उस वक्त और इस वक्त में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, उस वक्त पैसे पेड़ पर नहीं उगते थे, आज उगते हैं। पैसे पेड़ पे न तब उगे, न आज उगे, न भविष्य में उगेंगे, लेकिन समय की जरूरत के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम होते थे तब समय की जरूरत कुछ और होती थी, आज कुछ और है। देखिए, अब आप मनमोहन जी का बयान लेके आ गए, बात चल रही थी निर्मला जी की। चलिए खैर, आपके कुछ बयान से भी मैं आपने कहा है तो उसका भी उत्तर देता हूँ। देखिए, मनमोहन जी ने अपने समय बयान दिया था, उनका बयान आप दोनों सुन लीजिए, आपको एरोगेंसी से दोनों में से दिखेगी। आपको देखिए किसके भाषण में शालीनता थी और किसके भाषण में एरोगेंसी है। और जो अभी यहाँ पे डिबेट में जो वार्तालाप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वे भी बोल रहे हैं, वही हालत भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में होगी, और उसके बाद पूरे देश में सभी राज्यों में ओपीएस की बहाली होगी, जैसे 2004। प्रमुख साहब जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये जो हालात हैं वो अहंकार की ओर संकेत देते हैं। सर, अहंकार देखिए हो सकता उनका शब्द हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सरलता से और शालीनता से 2014 के बाद राजनीति की परिदृश्य को ही चेंज कर दिया है, उससे आज सीखने की लंबी लाइन है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा बसपा हो, या और घटक दल कोई भी हो, वो एक प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सीखकर उसी चीज को अपनाते जिसको हम मिल कर छोड़ देते हैं, और ये वहीं जाकर गिरते हैं उसी गड्ढे में जिसमें हम भी नहीं चाहते कि ये उसमें गिरे, लेकिन गिरना इनको उसी में आता है। फिर मैं कहता हूँ कि ये बड़ी गलती करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जिससे लाख कम लोगों का नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, नुकसान होता है, ठीक। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा अगर इनको ओपीएस दे देते हैं, ठीक। आपने कहा कि अगर ओपीएस लागू कर देते तो आर्थिक बोझ ज्यादा बढ़ेगा, है ना? फौज जी, आप ध्यान से सुनिएगा और देश भी जरा समझ ले, फौज और अर्धसैनिक बल, अब तो अर्धसैनिक बल में भी लागू हो रहा है ओपीएस, कोर्ट ने कहा है। अब मुझे एक बात समझाइएगा कि अगर आर्थिक बोझ बढ़ता है ओपीएस देने पर सरकारी कर्मचारियों के, आप जैसी पार्टियों के, तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, आप जैसी पार्टियों के सांसद विधायकों को पुरानी पेंशन लागू क्यों होती है? फिर क्यों? वहां आर्थिक बोझ नहीं है, वहां सेवा के लिए मेवा चाहिए आपको, और जो कर्मचारी रात दिन काम कर रहा है आप उन्हें निठल्ला समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप बहुत वाजिब है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दे दूं। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ। देखिए, विपक्ष में भी कभी कभार कैसी भूमिका आती है कि आप अहंकार वाली बात भी बता रहे हैं, और मैं तो ये भी कहता हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि मेरी पार्टी भी जितना सीखेगी उतना अच्छा रहेगा। आज एक मुठ इकट्ठा होकर जितनी सरकारें जहां जहां जिस प्रदेश में चल रही है, उनको सबसे पहले घोषणा कर देनी चाहिए कि हम पेंशन और पुरानी पेंशन समापन की घोषणा करते हैं। सर, आप कर दीजिए ना, आपको तो नियम कायदे कानून बदलने में ना, आपको तो दिक्कत नहीं होती ना। 370, 3 तलाक, ये सब कानून तो आप ही, सीए, एनआरसी, है ना? तो फिर दिक्कत क्या है? आप भी कर दीजिए जो कानून हमारे। नहीं, आपके लिए सर, आपके सांसद मंत्री, आप सुनिए सर, आपके सांसद मंत्री अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और कर्मचारियों को आप कहो कि ना भैया ये वाली ये खाओ, ये दवाई खाओ, इससे तुम्हारी जो बॉडी बनेगी, ये कैसा मसला हुआ भाई? मतलब आप खाए चमनप्राश, सुनिए सर, बुरा लगेगा, आप खाए चमनप्राश और उनको सत्तू का आटा दे दे, क्यों? नहीं, हम सत्तू का आटा नहीं दे सकते, दही का रायता देने के चक्कर में, लेकिन कोई लेने वाला तो बने। मैं तो विपक्ष को दे रहा हूँ, बहुत अच्छा शानदार मुद्दा है, 2024 के लिए मुद्दा मिल जाएगा। पूरे देश में एक मुश्त होकर जितने विधायक एमपी हैं
सारे घोषणा कर दो। तो आपको इतनी दिक्कत, मतलब आपको ये भय नहीं है कि ये मुद्दा बन गया तो क्या होगा? अग्निवीर में भी आपने 4 साल के बाद कहा नहीं पेंशन नहीं देंगे। हम चाहते हैं क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय लीडर है वो इस चीज में उनको प्लस पॉइंट होना है। उनको प्लस ये होना है कि वो दूध के धुले हुए हैं डंकी की चोट पर। माननीय योगी जी, मोदी जी ऐसे कह रहे हैं कि जहाँ कल बंद होती हो आज बंद हो जाओ। हम तो अब चाह रहे हैं संगीता शर्मा जी फाइनल कमेंट, वो कह रहे बनाओ मुद्दा, कौन रोक रहा है? तो करेंगे, आओ तो सही तिलक भाई, आइए तो सही। सांसदों की पेंशन बंद करने की बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। आज ऐसे भी हैं जो 5.5 लाख तक भी पेंशन ले रहे हैं। तो भाई एक एक मंत्री जो है 4 पेंशन भी ले रहे हैं, तो वो बंद करने से अर्थव्यवस्था इनकी मतलब उसे बंद करेंगे तो कैसे चलेगा काम? क्योंकि सबसे ज्यादा तो आज आपके सांसद और मंत्री हैं, आप ही की सरकार है। तो भाई आप ये मुद्दा लेकर के आइए, लेकिन नहीं लाएंगे क्योंकि फिर इनका क्या होगा? क्योंकि इन्हीं को खाना है। समाज सेवा का भी पैसा चाहिए, कहते हैं जनता के प्रतिनिधि हैं। और देखिए रही बात कि ये कह रहे हैं राज्यों से राज्य ले आइए, तो भाई आपने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, तो आप ये बड़ा फैसला लेकर के आइए। और जिस तरह से बात हुई तिलक भाई की राज्य केंद्र सरकार लागू करे और राज्य उसको बांटे, तो देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इतने छोटे होकर अपने आप को जब देश के प्रधानमंत्री कहलवाते हैं कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज ये सोच बहुत ही घटिया सोच है कि राज्यों को पैसा देंगे तो इससे उनके हित तक पहुंचेगा, वो जनता तक पहुंचेगा, वो मंत्रियों की जेब में नहीं जाएगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर केंद्र सरकार ये सोच लेती है तो ये कोई गलत फैसला नहीं है। और आपने हिम्मत है तो ये सब बंद कीजिए पहले, मंत्रियों और सांसदों की पेंशन। और आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी आपको नजर आएगी। हमने पंजाब में किया है, जिनको 4 पेंशन मिलती थी, 1 पेंशन कर दी उनकी, 4 नहीं करी क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब नहीं। आपकी तो अडानी अंबानी को देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी, लेकिन कर्मचारियों को देने से अर्थव्यवस्था खराब होगी। ये भाजपा की जो दोहरी सोच है अब ये जनता के सामने आ चुकी है। काम कर रहे हैं, राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी की जो घटिया सोच है वो सबके सामने आ गई। दिल्ली में तो ये मसला राजनीतिक मसला आप लोगों ने बना दिया। जवाब आपको मिल गया। ऑडियो सबका नीचे, ऑडियो सबका नीचे, ऑडियो सबका नीचे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आपने कुछ कसम खा के कहा कि नहीं लेंगे लेकिन ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना, है ना संगीता जी? ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया मीठा मीठा गप गप खड़ा खड़ा थू, ऐसा नहीं होता। ठीक, कर्मचारियों के साथ खड़े हैं तिलक। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ओपीएस को लेकर 24 में क्या वाकई में पुरानी पेंशन सियासी टेंशन बनने जा रही है और क्या मोदी सरकार इसके लिए कोई नया रास्ता खोज रही है? इंतजार करिए, आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि यह मसला अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसा हो गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।